बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। लो जी, 3 जनरलों की मुलाकात होती है चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर बंदयाल के साथ उनके चैम्बर में। इस मौका पर मौजूद होते हैं मिस्टर जस्टिस एजाज अल एहसन और मिस्टर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, यानी वो बेंच जिसने ये हुक्म दे रखा है कि पंजाब में 14 मई को इलेक्शन करवाए जाएं। उस बेंच के साथ मुलाकात होती है इन जनरलों की। ये मुलाकात थी, कोई ब्रीफिंग थी या पेशी थी? इस मुलाकात का पस मंज़र क्या है? किसकी ख्वाहिश पे ये मुलाकात हुई? इसका नतीजा क्या निकल सकता है? क्या चीफ जस्टिस पाकिस्तान को ये समझ आ गई है कि उनका जो हुक्म है 14 मई को इलेक्शन वाला, इस पे अमल दरामद नहीं हो सकता? ये तमाम बातें जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर अचानक एक भाजड़ ये नहीं मच गई, अफरा तफरी जी। हर बंदा मसालत की बातें, मुज़ाकरात, अजलास पे अजलास, अजलासों के अंदर लाए अमल की तैयारी, किन निकात पे बात हो सकती है, पीटीआई वाले और बाकी पीडीएम और हुक्मरान मिल बैठे। इसके पीछे क्या स्टोरी है? एमी तो नहीं अचानक शुरू हो गया, कोई वजह होगी ना। ये भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, इस पीछे की खबर क्या है। लेकिन माजरत इस बात की कि कल मैं व्लॉग नहीं कर सका, लेकिन वो कल जो भी खबरें शबरें थी वो 16 अप्रैल और 17 अप्रैल के मेरे जो व्लॉग थे, वो 16 अप्रैल को अपने व्लॉग में मैंने ये बता दिया था कि वज़ीर-ए-आज़म की और जो वकला की मुलाकात हुई, उन्होंने क्या लाहे-अमल बनाया है। तो उसी लाहे-अमल पर अमल दरामद किया गया। मैंने ये कहा था कि जनाब वहाँ ये तय हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के साथ डायरेक्ट लड़ाई नहीं करनी हुकूमत ने, लड़ना है हम ख्याल जजों के साथ। सुप्रीम कोर्ट ना कौन लड़ रहे हैं, हम ख्याल जजों का मसला बनाया है ना सारा, वो ही सारा खराबियाँ पैदा कर रहे हैं ना। तो उनके साथ पार्लियामेंट के ज़रिए मामला जो ऐसा ही हुआ। फिर जनाब कबीना, कबीना से वो कमेटी, कमेटी से फिर पार्लियामेंट, पैसे पूसे कोई नहीं जनाब है कि मंजूरी उन्होंने दी, आइनी तौर पर दुरुस्त खेल रहे हैं वो। स्टेट बैंक के इख्तियार में है ही कुछ नहीं। ये मैं पहले बता चुका हूँ, काजी फायद ईसा वाले केस में ये डिक्लेयर कर चुकी है सुप्रीम कोर्ट कि ऐसा महकमा या ऐसा अदारा जिसके पास वो इख्तियार ही ना हो, उस इख्तियार को इस्तेमाल करने का हुक्म नहीं दे सकती सुप्रीम कोर्ट। उसके पास ये फंड देने का, जारी करने का इख्तियार ही नहीं है। वो कहते हैं हमने मुख्तस कर दिए जनाब, ये पड़े हुए हैं पैसे, लेकिन जारी नहीं कर सकते हम। बात ठीक है। वो कहते हैं जारी तो हुकूमत ने करना है, हुकूमत की मंजूरी के बगैर हम नहीं कर सकते। और हुकूमत ने ये पार्लियामेंट में डाल दिया और पार्लियामेंट के सामने बेबस है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट को कोई हुक्म जारी नहीं कर सकती। न सिर्फ हमारे आइन के तहत, पूरी दुनिया में सुप्रीम कोर्ट की मावनत के, उसके हुक्म मानने के तमाम अदारे फौज समेत पाबंद हैं, मासवाए मुकन्नना। पार्लियामेंट उसका हुक्म मानने की पाबंद नहीं है। वो आज और सब बड़ी बातें कर रहे हैं ना जनाब, वो एमएनए जो मुखालफत कर रहे हैं पैसे देने की पार्लियामेंट के अंदर, जिन्होंने बिल मुस्तरद कर दिया है, उनके खिलाफ तहीन अदालत की कार्रवाई करें, उन्हें नाअहल करें। सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार नहीं है। वो जिस आर्टिकल की बात करते हैं ना 190, 190, वो आर्टिकल मुकन्ना पे लागू ही नहीं होता। उसमें वाज़े तौर पे लिखा हुआ है आर्टिकल 190 में कि पाकिस्तान भर की तमाम इंतज़ामी और अदालती अथॉरिटीज़ जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट की मावनत करने की पाबंद है। यानी जो सुप्रीम कोर्ट हुक्म जारी करेगी वो हमारी इंतज़ामिया यानी हुकूमत और अदालतें मुल्क भर की जो हैं वो उनको फॉलो करेंगे, उन पर अमल दरामद करेंगी। हुकूमत में तमाम अदारे आ जाते हैं, उसमें फ़ौज भी आ जाती है, लेकिन मुकन्नना एक अलग अदारा है। मुकन्नना को सुप्रीम कोर्ट हुक्म भी नहीं जारी कर सकती। बहुत सारे मामलात ऐसे हैं कि बहुत सारे कवानीन में सुकम निकल आता है। बात का अदालत समझती है ये सुकम है, तो अदालत हुक्म नहीं दे सकती पार्लियामेंट को कि जनाब ये सुकम दूर कर दें। हाँ, ये हो जाता है कि जो जजमेंट है वो भिजवा दी जाती है वजारत कानून को, फिर उसकी मर्जी है कि वो सुकम को कैसे दूर करते हैं, करते भी हैं या नहीं करते। और आज तक आपने कभी सुना है कि ये सुप्रीम कोर्ट ने, जो हाई कोर्ट्स ने ये हुक्म दे दिया है कि फलां मामले पे कानून बनाया जाए? सिर्फ रिकमेंड करते हैं, वो अपनी ख्वाहिश का इजहार करते हैं। आगे उनकी मर्जी है, माने या ना माने। तो इनके खिलाफ तो कार्रवाई नहीं हो सकती। इसके पास, पार्लियामेंट के पास तो ये भी इख्तियार है कि जो हुक्म जारी करती है सुप्रीम कोर्ट
उसको गैर मौसर बनाने का इख्तियार है। जिस कानून के तहत हुक्म जारी करती है सुप्रीम कोर्ट, वो उस कानून को ही उड़ा दें, फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? बहरहाल ये तयशुदा अमर है कि सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट को हुक्म नहीं दे सकती, और 190 के तहत जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के ताबे नहीं है। ये ना सिर्फ पाकिस्तान के आइन में बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ भी जमहूरियतें हैं वहाँ ये तयशुदा अमर है कि पार्लियामेंट को पाबंद नहीं किया जा सकता सुप्रीम कोर्ट की तरफ से या आला अदलिया की तरफ से कि जनाब आप हुक्म नहीं दिया जा सकता। अच्छा, अब जनाब हम आते हैं कि इलेक्शन वाली बात कि जनाब इलेक्शन जो है 14 मई को होंगे नहीं होंगे। ये तो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि ये इलेक्शन होने वाले नहीं, 14 मई को नहीं होने, क्योंकि तमाम अदारे बशमूल फौज एक पेज पे हैं और दूसरी तरफ 8 हमख्याल जजेस और पीटीआई वाले वो अपना अलग एक नुक्ता नज़र रखते हैं। बाकी सारे, और रियासत के साथ लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। उनके पास हज़ार तरीके हैं, उन्होंने वो करके दिखा दिया कि सुप्रीम कोर्ट अब पकड़ नहीं सकती उनको। उन्होंने जो भी कानूनी दाव पेच खेले हैं, आइनी दाव पेच खेले हैं, सियासी दाव पेच खेले हैं, वो पकड़ में नहीं आ सकते सुप्रीम कोर्ट की। मेरे ख्याल में जो कानून हमारा कहता है, जो आइन कहता है, पार्लियामेंट को नहीं वो पकड़ सकते, और सारे फैसले पार्लियामेंट के जरिए करवाए जा रहे हैं। और मैंने ये कहा था कि हुकूमत ने डायरेक्ट लड़ाई नहीं करनी, लेकिन लड़ना है, लेकिन पार्लियामेंट के जरिए। ये जो 16 अप्रैल का जब विलाग है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसमें मैंने ये वाज़ेह तौर पे ये बात बताई हुई है। अब इलेक्शन कमीशन ने भी रिपोर्ट दे दी है। उन्होंने 17 तक कहा था ना कि 17 अप्रैल तक जनाब ये आप 21 अरब रुपए दें, तो वो उन्होंने फटा डाल दिया जनाब ये रिकवरियाँ पड़ जाएंगी आपको। तो उन्होंने ये कहा कि जनाब इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि पैसे वैसे कोई नहीं मिले, हमें 4,66,000 एहलकार चाहिए। लेकिन पंजाब पुलिस वाले कहते हैं, पंजाब वाले कहते हैं हमारे पास 81,000 बंदे हैं, 81,000 एहलकार हम दे सकते हैं। और वो कहते हैं हमने पाक फौज, रेंजर्स और FC वगैरह के जवानों के लिए वफाकी हुकूमत को लिखा था, उन्होंने कोई जवाब ही नहीं देता। और वो कहते हैं जिन्हें बैलेट पेपर्स की छपाई के लिए पेमेंट करनी थी, आज आखिरी दिन था, वो अदायगी नहीं कर सके। आखिरी तारीख थी, वो कह रहे हैं वो तारीख भी गुजर गई है। और फिर वो कहते हैं जनाब हमने जो कहा था ना 8 अक्टूबर मुनासिब तारीख है, यही बेहतरीन हल है इसका। वो कहते हैं कि अगर पहले इलेक्शन हो जाते हैं, जैसे आप कहते हैं 14 मई को, तो वो कहते हैं ये इंतशार अफरा तफरी पैदा हो जाएगी, लड़ाई झगड़े, हमने आमा की सूरत, और हम इसकी ज़िम्मेदारी नहीं ले सकते। और वो कहते हैं अभी तो वो जो तस्वीरों वाली वोटरों की फहरिस्तें हैं वो भी पैसे ना होने की वजह से नहीं छपी, प्रिंट नहीं हुई, तखीर का शिकार हैं। और बज़ाहिर उन्होंने यही कहा है, और साथ ही उन्होंने ये दरख्वास्त की है कि 8 अक्टूबर आप छोड़ें, जो 4 अप्रैल को आपने हुक्म जारी कर दिया है 14 मई वाला, उसको छोड़ें, 8 अक्टूबर पे चलते हैं। और वज़ारत दिफा ने भी एक रिपोर्ट जो है वो पेश कर दी है, उसमें भी उन्होंने दरख्वास्त की है कि पूरे मुल्क में एक ही दिन इलेक्शन करवाए जाएं। 4 अप्रैल वाला जो हुक्म है आपका कि 14 मई को पंजाब में इलेक्शन करवाएं, वो वापस ले लें, मेहरबानी, शुक्रिया। ये जो रिपोर्ट है, इससे एक दिन पहले जर्नलों की मुलाकात होती है। सेक्रेटरी दफा लेफ्टिनेंट जनरल महमूद साहब वो होते हैं, अटारनी जनरल साहब भी होते हैं उस मुलाकात में, और फिर DG ISI होते हैं, DG मिलिट्री इंटेलिजेंस होते हैं, और सबसे बढ़कर DG MO मिलिट्री ऑपरेशन वो भी उस मुलाकात में मौजूद होते हैं। डायरेक्टर मिलिट्री ऑपरेशन बड़ा अहम ओहदा है। जो भी मामला चल रहे होते हैं, जो भी ऑपरेशन हो रहे हैं सरहदों के ऊपर मुल्क के अंदर, वो सारे मामला उन्होंने देखने होते हैं। दस्ते दुस्ते जो भी मामला हैं, नफरियाँ शफरियाँ, सारा कुछ उन्होंने बताना था, इसलिए वो उसमें आए थे। असल में ये मुलाकात उसका तसलसल है जो इब्तदा में 3 रुकनी बेंच जब बना है, तो पहले ही दिन जो सेक्रेटरी दफा हैं महमूद साहब, लेफ्टिनेंट जनरल साहब, उन्होंने ये रिक्वेस्ट की थी जनाब मैं कुछ चीज़ें हैं वो आपको इन कैमरा देना चाहता हूँ, ब्रीफिंग देना चाहता हूँ, सूरत जो भी है इस वक्त दहशत गर्दी वगैरह की, जो उसके खिलाफ ऑपरेशन की, हमने अम्मा की। तो उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, आपने जो कहना यही कहें, चलो फिर ठीक है, वो आप अपने सील करके बंद लिफाफे में दे दें। वो रिपोर्ट आने से पहले ही उन्होंने हुक्म जारी कर दिया
जनाब 10 अप्रैल तक 21 अरब रुपए दे दियो। पंजाब जो है, पंजाब हुकूमत ये अमला शमला जो है फराहम करने की रिपोर्ट बना के दे दे 10 अप्रैल तक। 17 अप्रैल तक वो जनाब सिक्योरिटी प्लान जो वफाकी हुकूमत दे दे। 10 अप्रैल आई, किसी ने बात ही नहीं सुनी। फिर ये हुक्म दे दिया जनाब कि 17 अप्रैल तक जनाब स्टेट बैंक जो है वो रकम शकम दे। वो मैंने आपको बता ही दिया कि स्टेट बैंक के पास वो इख्तियार ही नहीं है, और अगर किसी महकमे के पास कोई इख्तियार ना हो तो सुप्रीम कोर्ट उसको कह नहीं सकती जनाब कि आप ये इख्तियार इस्तेमाल करें। बहरहाल वो एक लंबी बहस है, वो आइनी और कानूनी और अदालती मामला है, उसको हम अलग कर देते हैं। तो वहाँ क्या होता है जनाब, असल में ये उसी का तसलसल है। ये दरख्वास्त की जाती है जब ये सारा मामला हो गया ना कि जनाब सुप्रीम कोर्ट तो बात नहीं आ रही, और वो इन कैमरा सेशन भी हो गया कौमी असम्बली का, वहाँ भी सारी बातें, प्रेस रिलीजें और कोर कमांडर्स मीटिंग वगैरह सारा कुछ हो गया। तो ये जज साहबान को भी समझ आना शुरू होगी कि जनाब जो हम आर्डर कर बैठे हैं उस पर तो अमल दरामद नहीं होने देना उन्होंने, और हम एक तरह से उन्होंने कानूनी और आइनी तौर पे बेबस सा कर दिया सुप्रीम कोर्ट को। तो फिर इन फेस सेविंग के लिए कुछ ऐसा किया गया कि उन्हें कहा गया अटॉर्नी जनरल से कि जनाब वो ब्रीफिंग वाली बात जो हमने की थी तो उनसे दोबारा बात करें। और वैसे भी 17 तारीख को एक रिपोर्ट भी सबमिट होनी थी, सिक्योरिटी प्लान जो है वो सबमिट होना था। उसी सिक्योरिटी प्लान वाले मामले को उन्होंने बहाना बना के उनका जनाब 17 तारीख को रिपोर्ट सबमिट करनी थी, तो ये हमारे लोग हैं, ये आपको इन कैमरा ब्रीफिंग देंगे, जिसमें ये ज़ाहिर है यही बातें कही गई होंगी ना कि जनाब फलां जगह हमारे जवान जो हैं वो मसरूफ़ हैं, फलां जगह मसरूफ़ हैं। एक बात जो उन्होंने की वो ये कहा कि जनाब 2-4 महीने के वक्फे के साथ 2 दफ़ा डिप्यूट नहीं किए जा सकते इलेक्शन के लिए लोग, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। और फिर उन्होंने वहाँ भी रिक्वेस्ट की कि जनाब ये बेहतर यही है कि 8 अक्टूबर वाली जो डेट है उस पे चले जाएँ, कौमी असम्बली के इलेक्शन भी इकट्ठे हो जाएंगे, बाकी जो 2 सूबे हैं उनके इलेक्शन भी हो जाएंगे, केपी का इलेक्शन भी उसी तारीख को हो जाएगा। तो मेरी इत्तला के मुताबिक उन्होंने कहा कि जनाब आप ये सारा कुछ जो है ना ये तहरीरी शक्ल में सबमिट करें, जिसके बाद ये रिपोर्ट जो है ये सबमिट की गई। अब पहले तो ये बेंच जो था ये बड़ा काला सी, बड़ी तेज़ी थी इसमें, लेकिन अब रिपोर्टें आ गई। कल से इनको पता है, एक दिन पहले से पता है, 17 तारीख से पता है इनको कि जनाब वो पैसे पूछते सारा कुछ ख़त्म हो गया। 18 को भी रिपोर्टें शिपोर्टें भी आ गई, लेकिन कोई बेंच बुंच नहीं बना। वो मैंने पता किया है, वो 2 दिन रह गए छुट्टियों में, जुमे से ईद की छुट्टियाँ हो जानी हैं। तो ख्याल यही है कि मे बी ये ईद के बाद इसकी समाअत हो। ये मुमकिन है कि ये जो रिपोर्टें आई हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से और वजारत दिफा की तरफ से, इनकी बुनियाद पे वो कोई बेंच बैठ के नोटिस वगैरह जारी कर दे दरख्वास्त गुजारों को, पीटीआई वगैरह को, कि आए जनाब अब ईद के बाद हम इस पर देखते हैं। इलेक्शन तो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इतलात ये हैं कि फाजल बेंच को ये बावर करवा दिया गया है कि आपका हुक्म सर आँखों पर, लेकिन उस पर अमल मुमकिन नहीं है। एक तो हमारे अपने मसाइल हैं, दूसरा पार्लियामेंट जो है वो बहुत बड़ी रुकावट बन गई है जनाब बीच में, और आप जो हैं वो हुक्म नहीं दे सकते पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट आपका हुक्म मानने के लिए तैयार नहीं, आपके हुक्म को गैर मौसर बना रही है, और आइनी और कानूनी तौर पे उसके पास ये इख्तियार है जो वो कर ली है पार्लियामेंट। और हुकूमत जो है वो पार्लियामेंट को जवाबदेह है। वो बहुत सारे मामलात में पैसे वैसे का जो ख़ास तौर पर मामला है उसके वो पाबंद है कि पार्लियामेंट से मंजूरी ले, और पार्लियामेंट मंजूरी दे नहीं रही, गड़बड़ बहुत हो गई हुई है। तो उसके बाद ही वो फिर रिपोर्ट आई है उनकी, और उन्होंने कहा है वो फिर तहरीरी दरख्वास्त भी कर दी उन्होंने, जनाब ये इलेक्शन जो है वो आगे ले जाएं 8 अक्टूबर तक, या सारे पूरे मुल्क में एक ही तारीख जो है वो मुकर्रर कर दी जाए। तो ये कुछ लोग ये देखिए ना, अब बातें हैं, एक लोग कह रहे हैं देखिए ना जनाब जरनैलों तलब कर लिया उन्होंने, और दूसरे लोग कह रहे हैं देखे ना फिर जरनैल पहुंच जाएगा ना फैलना लेके, समात क्यों नहीं हुई फिर। दोनों तरफ इस तरह की बातें जो हैं वो हो रही हैं, लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक यही है कि ये फैसला हुआ रावलपिंडी में, और हुकूमत के दरमियान जो मामलात हुए ये
जर्नैल मुतलका लोग हैं, ये गैर मुतलका जर्नैल नहीं है, मुतलका लोग जो हैं वो जाके बता देते हैं उनको, जज साहबान को। जज साहबान भी पाकिस्तानी है ना, वो उनके ज़ाती मसला तो है कोई नहीं इलेक्शन करवाना ये है वो। बहरहाल ये कोई खुफिया मुलाकात नहीं थी, एक बात। और दूसरी बात ये भी एक इम्कान मौजूद है कि अगली पेशी पे ये जो मुलाकात है इसको बाकायदा रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया जाए, वो रिपोर्ट जो है वो जजमेंट में शामिल ना की जाए, जो तहरीरी आर्डर होता है इंटरिम आर्डर उसमें, लेकिन ये बता दिया जाए कि इस तरह अटॉर्नी जनरल ने रिक्वेस्ट की और जो वो ब्रीफिंग देना चाहते थे वो हमने इजाज़त दी इन कैमरा, उन्होंने ये बताया, और फिर अगली कार्रवाई जो है वो उसके मुताबिक आगे लेकर चले। अब इलेक्शन जो होना नहीं है। और दूसरी जो मैं ये बात कर रहा हूँ ना कि जनाब जो एकदम सिराजुल हक साहब मुतहर्रिक हो गए, ये जरदारी साहब, आज पीडीएम वालों का जो इजलास होता है उसमें जरदारी साहब ने तो उस दिन असम्बली में कहा था जनाब मुज़ाकरात करें, और पीटीआई वालों का कि आप इनसे रब्ता करें वज़ीर आज़म से। तो अब फिर वही वो उन्होंने कमेटी भी बना दी हुई है। कहने को तो हम बड़ी बातें करते हैं ना जमहूरियत की और आइन की, लेकिन ज़मीनी हकीकत यही है कि इस वक्त भी फ़ौज जो है ये सबसे ताकतवर अदारा है। वो अपनी बात जब मनवाना चाहते हैं तो मनवा लेते हैं। यार यहाँ तो जो किसी के साथ एक तस्वीर बन जाए ना आर्मी चीफ के साथ किसी बंदे की हाथ मिलाते हुए, तो वो पूरे ज़िले को उसने आगे लगाया होता है कि जनाब मैं कौन, मैं जनाब फैज़ी ठेकेदार पसरूर तो, ये देखें जनाब मेरी हाफिज़ साहब के साथ तस्वीर है, ये देखें जनाब मैं जब उनकी वो तकरीब थी आर्मी चीफ बनने वाली, ये देखें मैं जनाब उसमें इनवाइट था, मैं ये बैठा हुआ हूँ यहाँ पे, और पूरे ज़िले की जो इंतज़ामिया उसने आगे लगाई होती है। ये तो खुद जर्नैल चल के गए हैं। अच्छा जनाब, अब वो जो मैं बात कर रहा हूँ ना कि ये एकदम मुतहर्रिक क्यों हो गए हैं कि जनाब मसालत की बातें, सिराजुल हक साहब जो हैं वो मुलाकातें कर रहे हैं, और पीडीएम के इजलास में जरदारी साहब ज़ोर दे रहे हैं कि जनाब मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं हो सकते, और फजल रहमान साहब जनाब डटे हुए हैं कि पीटीआई के साथ बात नहीं हो सकती। पीटीआई वाले कहते हैं जनाब सूबाई इलेक्शनों पे बात नहीं हो सकती, कौमी इलेक्शन जो कौमी असम्बली के इलेक्शन जो हैं उन पे बात हो सकती है, वगैरह वगैरह। ये सारा दोनों तरफ से ये प्रेशर। और जो हमारे साबिक़ वज़ीर आज़म साहब हैं वो तो एक अजीब, मुझे लगता है कि वाक़तन जो कहते हैं ना लोग कि नफसियाती मरीज़ या पागल हो गए, दिमाग पे सट लग गई, ऐसी सूरत हाल है। वो टोप सा चलाते हैं, इधर-उधर जनाब वो बुलेट प्रूफ शील्ड्स वगैरह के उनके दरमियान में जाते हैं हाई कोर्ट में, और चालाक बड़े हैं। इस्लामाबाद में पेशियाँ थी तो लाहौर में पेश हो गए, हालांकि इस दरख्वास्त में उनका पेश होना बनता ही नहीं था, ज़रूरी नहीं था, लेकिन वहाँ बहाना कर दिया इस्लामाबाद में जनाब वो लाहौर हाई कोर्ट में पेश हो गए हुए जनाब। मुझे ख़तरा है कि ईद वाले दिनों में ये हमला कर देंगे। ये बार बार उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया हमला। अदालत को रोकना चाहिए था कि जनाब वो ज़मान पार क्या है, क्या हमला क्या। असल में वो ये कहना चाहते हैं मेरे खिलाफ ईद वाले दिनों में, ईद की छुट्टियों में कार्रवाई ना करें मेरे खिलाफ, ये वो रिक्वेस्ट कर रहे थे बार बार। अदालत ने कहा ठीक है गैर कानूनी तौर पर हरासा ना करना, कानूनी तौर पर जो तुम कार्रवाई जी करनी है करो, गैर कानूनी तौर पर हरासा ना करना। हमला वाला लफ्ज़ जो है ये जजों को चाहिए थे, इनको हमला लफ्ज़ जो बोल रहा था ना, मुझ पर हमला कर देंगे, ज़मान पार्क में हमला कर देंगे, ये मना करना चाहिए था। कार्रवाई का लफ्ज़ इस्तेमाल हो सकता है जनाब, ये कार्रवाई इन दिनों में ना करें। और इन्होंने भी कौन सा वो इमरान खान साहब जो हैं, इन्होंने जनाब ईद गाला मना लेना, देख लीजिएगा ईद गाला होगा 4-5 दिन वहाँ, वो सारा कुछ जो भी होता है ईद गालों में, जो भी एंजॉयमेंट वगैरह होती है, डांस जून गाने शाने ये वो, हम तो लोग शौकीन है ना, वहाँ देख लीजिए 5 दिन यही नौजवान करते रहेंगे जनाब, खान साहब के इर्द गिर्द खाने शाने मिलते रहेंगे, उन्हें खाबे शाबे चलेंगे और ये काम होता रहेगा। और दूसरा वो जो है ना असल में ये इंगेज करना चाहते हैं इमरान खान को, ये फेस सेविंग चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। अब अगर ये मुज़ाकरात का डोल जो है वो डल जाता है, शुरू हो जाता है मामला, तो सुप्रीम कोर्ट वो जो 2 दरखास्तें आई हैं, रिपोर्टें, उनकी बुनियाद पर नोटिस जारी करती है, तो वहाँ ये बातें शुरू हो जाएँ, चले जाएँ। अदालत पहले भी कह चुके हैं जनाब मिल बैठ के तय कर लो, तो जनाब हम मुज़ाकरात पे चले गए हैं, अदालत डेट लंबी दे सकती है। 14 मई वाले वो जो एक दे बैठी है डेडलाइन, उससे निकल सकती है। ये कहा गया है इनको कि जनाब वो हमारी बात मान रहे हैं तो हमें भी उनकी इज्जत का
خیال رکھنا چاہیے. جب دونوں پارٹیاں جا کہیں گے جناب ہم مذاکرات کر رہے ہیں، معاملات چل رہے ہیں، تو وہ بھی کہہ دیں کہ چلو ٹھیک ہے جناب 14 کو تب ممکن نہیں ہے، تو آپ مل بیٹھ کے کتنی دیر میں رپورٹ دیں گے، کتنی دیر میں بتائیں گے، اتنی دیر میں معاملات چلتے رہیں گے. اور یہ جو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جناب زرداری صاحب کو گیم کر رہے ہیں کہ جناب نون لیگ کو آؤٹ کر دیں گے، اور جو الیکشن ہیں یہ ستمبر سے پہلے پہلے یعنی 16 ستمبر یعنی بندیال صاحب کے جانے سے پہلے پہلے ہو جائیں تاکہ پنجاب جو ہے یہ نون لیگ کے ہاتھ سے نکل جائے. یہ میں نے سارا پتہ کیا ہے. اور جو دوسرا کہتے ہیں یہ مولانا صاحب جو بڑے سخت ہو گئے. مولانا صاحب کا جو سخت رویہ ہے نا وہ اس لیے ہے کہ ڈرا کے رکھنا، ڈراوا. جیسے رانا ثناءاللہ نے نسوندا زیادہ پڑھتا ہے ہی نہیں، وہی کام ان کے دے. مولانا کو منانا بڑا مشکل ہو گیا جناب. فواد چودھری صاحب مولانا نہیں من رہے اور تسی کو نچ کے دکھاؤ، اور ساڑھے مولانا صاحب ساڑھے صدر نے یار کی کریں گے. اور زرداری صاحب کی یہ خواہش ہے کسی طریقے سے یہ ٹیبل پہ آ کے بیٹھے ایک دفعہ، پھر میں ان کو کیسے انگیج کرتا ہوں، کیسے کلٹیاں دیتا ہوں، یہ آپ دیکھیے گا. یہ قطعاً اس بات میں حقیقت نہیں ہے کہ زرداری صاحب کو گیم کر رہے ہیں نون لیگ کو نقصان پہنچانے کے لیے. ابھی تک کی جو اطلاع ہے، ابھی تک جو صورتحال ہے، پی ٹی ایم اور پیپلز پارٹی جو حکمران جماعتیں تمام وہ ایک مٹھ ہیں. ان کی سوچ ایک ایک چیز ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے ڈسکس کی ہوئی ہے. اب مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے بھی علاقے کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے. اللہ حافظ.